टीसीएस ने भी 12,000 एम्प्लॉय फायर किए हैं, तो जॉब सीकर ज़्यादा हैं कि जॉब देने वाले ज़्यादा हैं अभी? कंपनी ले ऑफ कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये एआई टूल से पैसे बचा रही हैं। ये इसलिए निकाले जा रहे हैं क्योंकि स्किल्स की कमी है। अच्छा, जेनजी को क्या करना चाहिए अभी, मतलब नौकरी पाने के लिए? जेनजीज को सबसे पहले सीरियस होना चाहिए। जेनजीज को बर्बाद कर दिया। एक तो ये वर्क कल्चर का झुंझुना पकड़ा दिया सबने, वर्क लाइफ बैलेंस। आप भी, मैं भी, हम लोग लाइफ में स्ट्रगल करके आए। ये जनरेशन स्ट्रगल करके नहीं आए, एक पूरी जनरेशन को हम लोग बर्बाद कर रहे हैं। तो बेटर ये है कि इस जनरेशन को स्ट्रगल करना सिखाया जाए। नेपाल में तो सत्ता परिवर्तन कर दिया ना जेनजी। सत्ता परिवर्तन कर दिया, बहुत बड़ी बात है। एक मुद्दा उठाया भ्रष्टाचार के अगेंस्ट, लेकिन उसके बाद क्या कर रहे हैं? उसके बाद तो देश को जला रहे हैं। उन्होंने संसद को जला दिया। आपने पूरा संसद जला दी तो इसका मतलब ये है कि आपने पूरे देश को जला दिया, कुछ बचा ही नहीं। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बहुत बहुत धन्यवाद। द फाउंडर्स ड्रीम के अंदर सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर है कि सेकंड जनरेशन सर? फर्स्ट। कैसा लग रहा है फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर बनके? अच्छा लग रहा है। फादर वगैरह का कैसा बैकग्राउंड था सर, मतलब? फादर पहले तो आर्मी में थे, फिर आर्मी के बाद रिटायरमेंट करके खेती। थर्ड फैमिली से बिलोंग करते हम लोग, तो ऑब्वियसली खेती वही चलती है हमारे। तो फिर आप कैसे एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर कैसे आ गए? आपको लगा कि, आपको नहीं लगा कि पढ़ाई वढ़ाई करके थोड़ी फिर कहीं जॉब वॉब करेंगे? तो ये माइंडसेट कैसे शिफ्ट हुआ आपका? नहीं, ऑब्वियसली पढ़ाई तो करी है। फादर का एक ही ड्रीम था कि कुछ भी हो जाए पढ़ाई करो बस। वो कहते थे आपकी ज़मीन, आपकी पैसा, आपके पास जो भी एसेट हैं सब डिवाइड हो सकता है, बट क्या नहीं हो सकता, आपके हाथ से आपका कोई नॉलेज नहीं छीन सकता। ठीक है, आप जो कैरियर बनाओगे उसको कोई नहीं छीन सकता। तो उन्होंने हमेशा स्टार्टिंग से कभी स्कूल मिस नहीं हुआ मेरा। रेयर में 10th तक अगर मुझे याद है तो मेरी एक दिन की छुट्टी है, वो मेरे भाई की शादी थी। ठीक है, उसके बाद 11th-12th में मेरी कोई छुट्टी नहीं थी। हम लोग मतलब बोर्डिंग स्कूल नहीं कह सकते, बट बोर्डिंग जैसे ही स्कूल था, उसके अंदर 24/7 रहते थे। जम के पढ़ाई करी मतलब आपने? जम के पढ़ाई करी नहीं, करवाई गई। मतलब यूँ कह लो कि लठ कहते हैं ना, लठ समझते हैं आप? बिल्कुल समझते हैं। तो मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, वहाँ ऐसी लैंग्वेज चलती है, तो वहाँ लठ के ज़ोर से पढ़ाई होती है। उस स्कूल में पेरेंट्स हमारे डेली स्कूल में जाते थे, आते-जाते, क्योंकि खेतों में जाना होता तो स्कूल रास्ते में पड़ता था। तो आते-जाते यही कहते थे कि भई पढ़ाओ, मारना है, पीटना है, कूटना है, जो मर्ज़ी करो, ठीक है? बट पढ़ाओ। तो वहीं से AIEEE निकला, लकीली कॉलेज मिल गया। उस टाइम तो पता भी नहीं था। स्कूल वालों ने ही गाइड किया कि AIEEE का फॉर्म भर दो। हमने भर दिया तो एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम निकल गया। फिर मुझे कॉलेज मिला NIT कुरुक्षेत्र। वहाँ से 4 साल पढ़ाई करी। पढ़ाई तो क्या करी, मोस्टली क्रिकेट ही खेले 4 साल तक। यहाँ पे भी अगर थोड़ा डंडा पड़ता तो क्या जिंदगी चेंज होती क्या? नहीं, अगर मुझे लगता है अगर मैं ज़्यादा पढ़ाई कर लेता तो यहाँ नहीं होता, फिर मैं जॉब में होता। ठीक है? कहानी थोड़ी बड़ी दिलचस्प सी है। तो कॉलेज निकले, कैंपस प्लेसमेंट में हमने जॉइन ही नहीं किया, क्योंकि हमें पता था हमने क्या किया है। फिर हमें कीड़ा काटा कोचिंग स्टार्ट करने का, कॉलेज से निकलते ही। कौन सी ईयर की बात बता रहे हो ये? मैं 2012 में पास आउट हुआ। 2012 में पास आउट होने के बाद उस टाइम जेईई नीट की कोचिंग का आपको आइडिया होगा, तो काफ़ी बूम था। जैसे आकाश वगैरह की कोचिंग है, उस टाइम आकाश फिटजी का ज़्यादा था, कोटा में एलन वगैरह का था। ठीक है? तो हम लोग जैसे कुरुक्षेत्र में भी आकाश इंस्टीट्यूट है, इवन हमारे पास में रोहतक पड़ता है, तो वहाँ आकाश है। तो बच्चे हमारे गए थे, कोटा भी जाते थे, वहाँ भी गए, तो हम फीस कैलकुलेट करते थे कि इनकी पर बच्चे की 1.5 लाख फीस है, 3,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो इतना बिजनेस हो गया। क्या तो बढ़िया है। अब हमें पता था हमने पढ़ाई कितनी की है कॉलेज में, बट स्कूलिंग अच्छी थी, 11th-12th अच्छे से पढ़ा था, ट्रिपल ई भी क्लियर किया था, तो एक सब्जेक्ट पे कमांड अच्छा था, और वापस से मतलब हमने पढ़ाई भी करी थी।
ये कह लो फादर की जो आर्मी का बैकग्राउंड रहा है उसका मुझे बेनिफिट मिला। और मतलब कीड़ा था कुछ ना कुछ कि खुद का ही कुछ करना है। तो फिर ये टैलेंटो की आपने शुरुआत कब करी एक्चुअली? ये तो बहुत बात की है, ये बहुत बात की, हाँ एकदम लास्ट की है। बताऊं आपको। हाँ। तो पहले हमने खोली कोचिंग, 2-4 लोग और मिलाए, कोचिंग खोल ली। पहले साल में हमारे पास 170 के आसपास एडमिशन थे, पहले साल ही? पहले साल में। कैसे हो गए? मतलब घर घर जाके हर जगह गए हम लोग, घर घर गए, बताया कि हम लोग खुद करके निकले यहाँ से। और जब कनेक्ट करते हो ना आप लोगों से तो लोग अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं। और हमें एक्चुअली हमें खुद ट्रिप या ट्रिपली करके निकला था तो मुझे पता है कि कैसे चीज़ें होती हैं। तो घर घर गए, समझाया कि जो लोकल कोचिंग्स होती हैं वो सिर्फ ट्यूशन कराती है, हम आपको प्रॉपरली एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयार करेंगे। तो हमारे पास 170 के आसपास एडमिशन हो गए थे। तो इतने एडमिशन हो गए पहले साल में, और कल के यंग बच्चे हैं, तो दूसरी कोचिंग वाले जो ऑलरेडी स्टेब्लिश प्लेयर हैं उन्होंने हमें हरेस करना शुरू कर दिया, परेशान करना शुरू कर दिया कि इनको निकाल दो यहाँ से। हमने एक स्कूल प्रोजेक्ट भी स्टार्ट कर लिया था, वो भी छुड़वा दिया हमारा। फिर टीचर्स तोड़ लिए। ये इस इंडस्ट्री में बहुत चलता है। हम मुश्किल से 1 साल भी नहीं निकाल पाए। टीचर्स कभी आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं, कभी आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं। दिवाली तक हमें कोचिंग बाइंड अप करनी पड़ी। काफ़ी हद तक सिलेबस करवा चुके थे हम लोग, बट फिर भी हमें कोचिंग बाइंड अप करनी पड़ी। और एक बहुत बड़ा लॉस लेके बैठे थे हम लोग। फैमिली बैकग्राउंड था नहीं, ठीक है। हमने इससे पैसे लेके, उससे पैसे लेके, उधार लेके दोस्तों से कोचिंग स्टार्ट की थी, ठीक है। तो गया, हमारे पास करीब करीब 40-50 लाख का लॉस था जो हमें लोगों को देना था। जो उधार ले रखे थे वो, प्लस जो वेंडर्स के पैसे थे वो, ठीक है। वो बंद किया। फिर कुछ ऑप्शन बचा नहीं, फिर निकले जॉब ढूंढने के लिए। फिर जॉब ढूंढी, पहली जॉब मिली आगरा में। आगरा में एक केटी टूट कोटा ट्यूटोरियल के नाम से कोचिंग थी, उनके यहाँ जॉब की मैंने। फिर वहाँ पे मुझे तुषार मिले। तुषार मेरे आज के डेट में पार्टनर हैं। पहले वो बीटेक हैं आईआईटी गुवाहाटी से। तो हम दोनों मिले, वहाँ पे अच्छी दोस्ती हो गई। फिर वहाँ से हमने आकाश में एंट्रेंस दिया, आकाश इंस्टीट्यूट में। आकाश में हमारा निकला और हमने आकाश में पढ़ाना शुरू किया, ठीक है। बट अगेन वो कीड़ा जो होता है ना, जो छोड़ के आए हम लोग, वही कीड़ा। शाम को जब भी बैठे हैं तो डिस्कशन वही कि कोचिंग स्टार्ट करेंगे, फिर से करेंगे। 2 पैसे आते हैं इंसान के दिमाग में आती ही है। था नहीं हमारे पास, कुछ करना नहीं था, बट बातें वही होती थी। तो होते हैं ना, 3-4 लोग बैठे हैं तो कोई ना कोई एक चमचा होता है, उसने जाके आकाश में बोल दिया? बोल दिया। हम सुबह सुबह गए आकाश में, हमारे टेबल पर लेटर पड़े हुए थे कि भाई या तो आप चले जाओ गुवाहाटी, गुवाहाटी फ्रेंचाइजी सेंटर होता था इनका, या तो गुवाहाटी चले जाओ या फिर छोड़ दो। भाई हम गुवाहाटी तो जा नहीं सकते क्योंकि मैं कभी हरियाणा से बाहर निकला ही नहीं था। पहली बार बाहर निकला था मैं जब आगरा गया था। हम हरियाणा वाले ज़्यादा बाहर जाते ही नहीं, गाँव में वैसे पैदा हुए। तो भाई हमारे लिए तो गुवाहाटी बहुत दूर था। मैंने कभी ट्रेन बुक ही नहीं की, नहीं जा पाए। 2 महीने हमने वेट किया, तब तक पैसे खत्म हो गए। कोई जॉब आसपास मिले नहीं क्योंकि मिड सेशन वैसे था। फिर हमारे पास ऑफर आया लकीली मुजफ्फरपुर बिहार का। कोई जॉब है नहीं, तो गुवाहाटी से तो पास पड़ता था। हम पहुंचे मुजफ्फरपुर दोनों। मुजफ्फरपुर को आप बिलीव नहीं करोगे, हम मच्छरपुर कहते थे। क्यों कहते थे वो भी बता देता हूँ आपको। क्योंकि वो मच्छर बहुत थे, बिहार में पानी पानी होता है, तो वहाँ मच्छर बहुत थे। जब हम रूम में घुसते थे ना, तो ये फॉइल पेपर होता है ना, उसको जलाते थे और मच्छर को झाड़ू से बाहर निकालते थे। और वहाँ पर? तब जाके हम लोग वहां रुकते थे। अब तुषार को जॉब मिली थी मुजफ्फरपुर में, मुझे जॉब मिली थी पटना में। बट पैसे हमारे पास इतने ही थे कि हम एक जगह सर्वाइव कर सके, ठीक है। तो वो मुजफ्फरपुर में जॉब करते थे, मैं मुजफ्फरपुर से डेली सुबह उठ के पटना जाता था। सुबह 4 बजे मुझे उठ के जाना पड़ता था पटना, और शाम को दिल्ली में आता था। 10 बजे मैं वापस आता था, सुबह 4 बजे फिर निकलता था। ये स्ट्रगल चल रहा था। पटना में कोचिंग होती थी कन्हैया सिंह की, के सिंह विजन क्लासेस,
बहुत बड़ा नाम था उस टाइम तक। बट वो पॉलिटिक्स में एंटर हो गए, तो सारा जो फाइनेंस जो आता था कोचिंग से वो मोस्टली पॉलिटिक्स में चला जाता था, तो सैलरी वैलीज के इशू काफ़ी थे। तो हमें भी फेस हुए, हम काम कर रहे हैं, पैसा आ नहीं रहा है। वैसे ही हम लोग पहले से ही जॉबलेस, वहाँ पे फिर हुई सिचुएशन, और हम गए थे किसी मतलब वेंडर के थ्रू, कंसल्टेंट के थ्रू। यार हम लोग बड़े परेशान हो गए, अब बिजनेस तो कर ही चुके थे और कुछ फैकल्टीज के टच में भी आ गए थे, जैसे आकाश में आ गए थे या केटी में काम किया था, कोटा ट्यूटोरियल में, वहाँ भी आ गए थे। और विजन में तो बहुत बड़ा नंबर था फैकल्टीज का। उधर से तुषार जो है मुजफ्फरपुर में काम कर रहे थे, उनके साथ भी ठीक ठाक टीचर्स का ना बन गया था। जो स्टार्टिंग है मुजफ्फरपुर में, हमें आइडिया आया कि हम कुछ ऐसा करते हैं कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाते हैं जिससे बाकी लोगों को भी ये प्रॉब्लम आती होगी। तो हमें वहाँ पे प्रॉब्लम समझ में आई कि एजुकेशन इंडस्ट्री में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, कोई काम कर नहीं रहा, हम भी जॉब ढूंढ रहे थे, जो मिल नहीं रही थी। तो हमें वहां से दिमाग में क्लिक हुआ कि हम ऐसा कुछ करते हैं। ठीक है, हमने एक फोन और फेसबुक से स्टार्ट किया, लोगों को जोड़ना शुरू किया फेसबुक के किस ऊपर, चीज़ के लिए जोड़ना शुरू किया? टीचर्स को क्यों? कनेक्ट करना शुरू किया, टीचर्स को क्यों कनेक्ट करना शुरू किया? ताकि उनको जॉब दिला सकें। अच्छा, उनको जॉब दिलाने के लिए। हाँ, ठीक है। टीचर्स को कनेक्ट किया फेसबुक के ऊपर जॉब्स दिलाने के लिए। ठीक है, और कोचिंग्स को टच करना शुरू किया उनसे जॉब लेने के लिए। तो यहां से हमने स्टार्ट किया टैलेंटो। टैलेंटो नहीं स्टार्ट किया, हमने पहले स्टार्ट किया था फैकल्टी प्लेसमेंट सर्विसेज। क्या? ठीक है, फिर इसको हमने वहां से छोड़ा, तो हम लोग जॉब करते करते हम लोग पटियाला पहुंच गए। वहां से एक आईक्वेस्ट करके कोचिंग है पटियाला में, मैंने वहां पे ज्वाइन किया, क्योंकि इनसिक्योरिटी तो थी थोड़ी कि भाई सैलरी भी चाहिए साथ में, क्योंकि बिना पैसे के तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते। हम जॉब करते करते ये काम कर रहे थे साइड में। पटियाला में मुझे पोजीशन भी मिल गई थी, एज ए सेंटर हेड की पोजीशन मिली थी, क्योंकि मैं ऑलरेडी कोचिंग चला चुका था। तो मैंने एज ए सेंटर हेड ज्वाइन किया, काफ़ी यंग एज थी। तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स आई कि भैया एक यंग एज का लड़का पुराने सीनियर लोगों के ऊपर आके बैठ गया है एज ए मैनेजमेंट में पोजीशन पे। तो वहाँ पे वही लेग पुलिंग, इंटरनल पॉलिटिक्स, ये वो सारी चीज़ें हो रही थी। तो दिमाग खराब हुआ एक दिन। फिर मैंने क्या किया, वही ऑफिस ऑफिस लेने के पैसे, इतने पैसे नहीं थे, तो मैंने क्या किया, कोवर्किंग में जाके, रिगेस करके कोवर्किंग है, वहाँ पे एक सीट ली और सोचा कि अब तो करना ही है। एक लैपटॉप बाई किया और एक फ़ोन था मेरे पास, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं था। वही सोशल मीडिया पर लोगों को कनेक्ट करते, व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज भेजते, ठीक है, और उनको प्लेस करते, ठीक है। बट इसमें हमने क्या किया कि हर एक कोचिंग में जा जा के लोगों से मिलना शुरू किया। ऐसे रैंडम किसी के लिए काम नहीं लिया कि भाई जिसका काम आ रहा है उससे काम ले लिया। हर एक कोचिंग में जाके उनसे मिले, उनसे उनके टीचर से फीडबैक लेना शुरू किया कि भैया सैलरी वैलरी की इशू तो नहीं आ रहा, क्योंकि हम ऑलरेडी फेस कर चुके थे। तो हमने सबसे फीडबैक ले लेके कोचिंग्स को ऑनबोर्ड करना शुरू किया। तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया कंपनी को। फिर एक सुमित नाम का बंदा है, वो मिला हमें कोवर्किंग में ही। उसने हमें आइडिया दी कि आप काम तो अच्छा कर रहे हो। मैं 17 घंटे काम करता था उस टाइम पे, 17-18 घंटे। कितने, कौन से ईयर की बात बता रहे हो ये? ये है 2015 के आसपास। यंग थे बिल्कुल, कानों में वो लगा के ईयरबैंड, और जितनी कॉल आती थी मैं सारी उठाता था खुद ही कॉल करता था, खुद ही उठाता था, खुद ही उनके प्रोसेस लाइन अप करता था। ठीक है, कोचिंग वालों से भी मैं ही बात करता था, फैकल्टी से भी मैं ही बात करता था। तो ये मेरा 17-18 घंटे का काम चल रहा था, और उस टाइम पे मेरे पास काम ठीक ठाक था, क्योंकि स्टार्टिंग से माइंडसेट ये था कि किसी के साथ भी गलत नहीं होने देना और ना गलत करना है। ठीक है, फिर मैंने एक गाड़ी निकलवाई, स्विफ्ट उस टाइम पे। तो वो उठा के मैं पहुंचता था हर एक कोचिंग में। ट्रैवल किया मैंने नॉर्थ इंडिया में, हर एक को सुबह उठता, अर्ली मॉर्निंग गाड़ी उठाता और कोचिंग्स में पहुंच जाता, उनसे बात करता और उनसे उनकी रिक्वायरमेंट लेता। इस तरह करते करते हमारे पास एक अच्छा खासा पूल बन गया। रेफरेंस इंडिया में सबसे अच्छी बात है, रेफरेंस बहुत चलता है। जब लोगों को जॉब दिलाई तो रेफरेंस चलने लग गया। भाई कॉल आ रहे, इधर से आ रहे, उसने रेफरेंस दिया, इसने रेफरेंस दिया, सब जगह से रेफरेंस आ रहे थे।
फिर सुमित ने आइडिया दिया कि आप अकेले, आपके पास तो लिमिटेड आवर्स हैं, अब आप घंटे बढ़ाओ। मैं कहा मैं पहले इस तरह घंटे काम कर रहा हूँ और कितने घंटे बढ़ाऊं, उतना नहीं पता था कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसको टेक पे लेके जाओ। मैंने कहा ठीक है ले जाते हैं, भाई दिमाग में तो था ही कुछ करना है। फिर हमने लॉन्च किया इसका, फैकल्टी प्लेसमेंट सर्विसेज को बनाया हमने fpsjob.com। ठीक है, क्योंकि फैकल्टी प्लेसमेंट सर्विसेज बहुत बड़ा नाम है। मतलब उस टाइम तक कोई बहुत बड़ा विजन नहीं था कि हम कुछ ऐसा कुछ कर लेंगे, इतना था कि भाई जिंदगी में सरवाइव कर लें। तो एफपीएस जॉब बनाया, जब मेरे पास पैसा आता गया मैं सबके पैसे देते गया। तो 2017 की बात में, 16-17 में कितना आप रेवेन्यू कितना कर रहे थे उस टाइम पे? 1500, ये 15-16 की बात है। 15-16 में मैं 1 CR के आसपास था। 1 CR के आसपास रेवेन्यू कर रहे थे। तो 1 CR के आसपास हम लोग पहुंच गए थे। कितने टीचर्स हो गए थे उस टाइम पे? अराउंड 20,000 से ज्यादा ही होंगे। 20,000 टीचर्स से हम कोऑर्डिनेट लोग कर रहे थे हाँ आप? कोऑर्डिनेट हो गए थे। कैसे कोऑर्डिनेट कर रहे थे 20,000? सोशल मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया और व्हाट्सएप। तब तक सारा सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के थ्रू चल रहा था, और एक्सेल शीट बनाते थे। गूगल शीट वगैरह का उस टाइम तक कोई आइडिया नहीं था, एक्सेल शीट बनाते थे। और ग्रुप्स, व्हाट्सएप पे जो ग्रुप्स होते हैं वो बना रखे थे हमने। मतलब आपने मतलब टैलेंट तो स्टार्ट करने के पहले 4 सेम बिजनेस ही कर रहे थे, बट नाम अलग अलग थे आपके। नाम अलग अलग था, एफपीएस जॉब के .com के नाम से बना रहे थे। ठीक है, सुमित ने फिर आइडिया दिया कि इसको टेक बेस लेके जाते हैं। फिर हमने लॉन्च करी वेबसाइट और साथ के साथ मोबाइल ऐप। उस टाइम पे 2016-17 के आसपास की बात है, 16-17 में मोबाइल ऐप एक बहुत बड़ी चीज होती थी। हमने एंड्रॉयड, आईओएस और वेबसाइट तीनों लॉन्च मारी, मार्केट में बूम मच गया, क्योंकि उस टाइम पे ऐप वेब ये बड़ी चीज थी। ठीक है, बूम मचा। हमने आइडिया किसी ने दिया कि अब इसको सब्सक्रिप्शन मोड पे लेके जाओ। हमने उतारे सब्सक्रिप्शन, चल गए। चल गए तो पैसा आना शुरू हो गया। ठीक है, उस टाइम भी इतनी अक्ल नहीं थी कि इसको और एक्सपेंड किया जाए। ठीक है, नए नया खून होता है। फिर मैंने निकलवाई BMW गाड़ी। BMW गाड़ी निकलवा ली मैंने, पैसा आ गया था। तो सोशल मीडिया पे डाला, सोशल मीडिया पे हल्ला मच गया कि भैया ये बंदा ये काम करके, इस काम को कोई वैलिडेट नहीं कर रहा था इससे पहले कि ऐसा भी कुछ हो सकता है मार्केट में, पूरी इंडस्ट्री में। ये बंदे ने ये काम करके BMW ले ली, कोई कह रहा मर्सिडीज ले ली, कोई कह रहा कुछ ले ली। तो मैंने BMW ले ली। ठीक है भाई, अच्छा खासा बूम मच गया। वहां से एफपीएस जॉब स्टार्ट हुआ। फिर हमने टीम कुछ हद तक बना ली थी। फिर हमने प्रॉपर ऑफिस बनाया मोहाली के अंदर, और कोविड तक हम लोग 60 लोगों की टीम लेके बैठे थे 2020 में? 2020 में। वाह, 2020 में कितना रेवेन्यू कर रहे थे 2020 में रेवेन्यू था हमारा 3 करोड़ के आसपास। साल का, महीने हाँ, का? नहीं नहीं, साल का। और 2025 में कितना कर रहे हो? अब भी डिस्क्लोज ना करे तो ज्यादा बेटर है। तो नहीं कर पाओगे? नहीं, कितने स्टूडेंट, मतलब कितने टीचर्स है अपने पास अभी? अभी हमारे पास टोटल यूजर बेस है 1.8 मिलियन। 1.8 मिलियन? उनको जॉब दिलाते हो? जॉब? हाँ, क्लाइंट्स भी हैं। तो कोविड आया, कोविड में हमारे पास जितना हमने काम किया था वो खत्म। हमारे पास कोई काम नहीं था। 6 महीने तक हम लोगों को लगा कि आज खुलेगा कल खुलेगा, हम स्टाफ को कंटिन्यू करते रहे, सैलरियां देते रहे। ठीक है, फिर खत्म, बैलेंस खत्म हो गया। और किस्मत जब मोड़ लेती है तो ऐसे ही लेती है। एक जैसे मैंने बताया ना, हमारे पास 60 लोगों की टीम थी, इसमें आईटी की भी टीम थी। जो सुमित की टीम थी उसको हमने टेक ओवर कर लिया था अपने साथ में। सुमित का एक क्लाइंट था, कोई सरदार जी थे पटियाला के। उनसे उन्होंने कोई प्रोजेक्ट पे काम किया था, उनके 13 लाख रुपए का प्रोजेक्ट था, उन्होंने डिलीवर भी कर दिया था। बट सुमित की टीम मेरे पास बैठती थी। सरदार जी से प्रोजेक्ट चला नहीं। फिर हमारे पास, वो कहते हैं ना, भगवान एक हाथ से लेता है तो दूसरे हाथ से देता भी है। हमारे पास आकाश से डायरेक्ट कॉल आया, आकाश इंस्टीट्यूट से, कि हमें आपके साथ कॉरपोरेट टाई अप करना है। ठीक है, उनको नहीं पता, उनको तो सबको तो यही पता कि अभी भी ये कंपनी उतनी ही बड़ी है, उनको नहीं पता था कि हम 4-5 लोग ही काम कर रहे हैं। कॉर्पोरेट टाई अप आया, हम आए गए, कॉर्पोरेट टाई अप पे साइन किया, और हमारे पास काम की भरमार थी। हमने बल्क में टीम को हायर किया और आकाश पे काम स्टार्ट कर दिया। आकाश पे काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली अच्छा खासा पूरे इंडिया का काम हम लोग कर रहे थे। आकाश के साथ साथ फिजिक्स वाला हमारे पास आया।
फिजिक्स वाला उस टाइम पे बूम पे था। डायरेक्ट आप बिलीव नहीं करेंगे, प्रतीक महेश्वरी ने जो फाउंडर है, उन्होंने मुझे डायरेक्ट कॉल किया था। उनसे मिले, उनके साथ एग्रीमेंट साइन किया, उनका काम स्टार्ट किया। इनका कर रहे थे, हमारे पास बाइजू आया, आकाश का हम पहले से कर रहे थे, बाइजू का काम शुरू किया हमने। ठीक है, सब कुछ सही चल रहा था, लकीली एलन से भी आ गया। तो हमने, हमारे पास सामने से सबके आ रहे थे, हमने एलन को भी ऑन बोर्ड किया, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। तो उसके बाद का जब ऑब्वियसली पैसा आ रहा है तो दिमाग में चीजें आती हैं कि अब एजुकेशन से, हम लोग एजुकेशन में ही काम कर रहे थे कि, और वो भी सिर्फ एक सेगमेंट में, आईआईटी जेई और नीट सेगमेंट में। ठीक है, एडटेक भी बूम पे था उस टाइम तक, तो 2020-22 में एडटेक बहुत बूम पे था। तो फिर हमने सोचा कि अब आईआईटी जेई से बाहर निकलते हैं और पूरे एजुकेशन को कवर अप करना शुरू करते हैं, और साथ के साथ बाकी इंडस्ट्री में भी हाथ पैर डालना शुरू करते हैं, क्योंकि जब पैसा हो रहा है तो दिमाग तो चलता ही है। सबके जगह से इनवॉइस क्लियर हो रहे थे, तो बिजनेस ठीक ठाक चल रहा था हमारा। तो फिर हमने बीपीओज और आईटी कंपनीज को टारगेट करना शुरू किया। हमने महिंद्रा की कोई शायद कंपनी है या बीपीओ है उनका, उनको टच किया। हम डेमो दे रहे थे उनको पूरे प्रोडक्ट की, हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा बना रखा था हमने, क्योंकि बहुत शुरू से स्क्रैच से मेहनत करके बना था। प्रोडक्ट की डेमो दे रहे थे, तो वहां पे एक, उन्होंने सिर्फ इसलिए हमें प्रोजेक्ट नहीं दिया कि हमारे नाम में fpsjob.com आ रहा था, कि उन्होंने पूछा कि fpsjob.com मतलब क्या है। हमने कहा जी फैकल्टी प्लेसमेंट सर्विसेज। उन्होंने कहा कि भैया आप तो एजुकेशन में काम करते हो, आप हमारा काम कैसे कर पाओगे, बड़ी कंपनी है। उन्होंने हमें मना कर दिया। जेन्युइनली बताऊं, ईगो हर्ट हो गया मेरा, क्योंकि जब सामने से आपके पास बड़ी बड़ी कंपनी टाई अप लेके आ रहे हैं, फिजिक्स वाला की वैल्यूएशन, आकाश की वैल्यूएशन, एलन की वैल्यूएशन बहुत हाई थी उस टाइम पे। पहली एक्विजिशन हुई थी आकाश की बाइजू को 7500 करोड़ में। वो बहुत, एजुकेशन इंडस्ट्री की पहली सबसे बड़ी एक्विजिशन थी। ठीक है, तो जब इतने बड़े क्लाइंट हमारे पास आ रहे हैं और एक कोई सामने से मना कर रहा है आपको, हम आपका काम करने के लिए आपसे टाई अप करना चाह रहे हैं, तो ईगो हर्ट हो गया। वहां से दिमाग में आया कि रीब्रांडिंग करते हैं, तो वहां से स्टार्ट हुआ टैलेंटो। 2023 में हमने प्लान किया और 24 में हम लोग ने टैलेंटो को लॉन्च किया। कितनी बड़ी टीम हो गया हम लोग? तब तक 17-80 लोग थे हमारे पास। आज 120 जयपुर में और 30 नोएडा में। नोएडा में भी स्टार्ट किया हमने 1 महीने पहले। तो मतलब पूरी जर्नी, मतलब 10-12 साल की जर्नी जी है, तब जाके ये टैलेंटो बना है। हाँ, टैलेंटो डॉट एआई। तो एआई भी उस टाइम पे, चैट जीपीटी का, एआई का उस टाइम तक आ गया था बूम, तो सोचा कि अब कुछ एआई में करते हैं। तो फिर हमने बनाया टैलेंटो डॉट एआई, इसको पूरा रीब्रांडिंग किया। फिर से लोगों को एक एक करके बताया लोगों को कि भाई ये एफपीएस ही है जो टैलेंटो बना है, क्योंकि इतना जल्दी लोग ट्रस्ट नहीं करते। तो टैलेंटो आखिर करता क्या है, मतलब कैसे हेल्प करता लोगों की? टैलेंटो में हमने क्या किया कि जॉब सर्च जो है ना, आज की डेट में बहुत हेक्टिक है। हमने भी सर्च की और लोग भी सर्च करते हैं महीनों महीनों तक। लिंक्डइन अगर आप खोल के देखें, सबसे बड़ा टूल है लिंक्डइन। हम लोग कमेंट देखते हैं, पोस्ट देखते हैं कि मैं इतने दिन से जॉबलेस हूँ। ठीक है, भरमार कमेंट होते हैं, 300-400 कमेंट होते हैं, लेकिन जॉब फिर भी नहीं है लोगों के पास। टैलेंटो का ड्रीम क्या है कि किसी, कोई भी हमारे यहाँ रजिस्टर हो रहा है ना, तो कोशिश करो इसको जॉब दिलवा दो, क्योंकि जॉब किसी भी इंसान के लिए ना, जॉब सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि इसको, एक तो मैन पावर से उतना नहीं कर सकते हम लोग जो एआई से कर सकते हैं और टेक से कर सकते हैं, तो हमने इसमें एआई इंप्लीमेंट करना शुरू किया। सबसे पहले हमने क्या किया कि जितने लोगों की प्रोफाइल हैं, मोस्टली लोग सीवी अपलोड नहीं करते। ठीक है, तो हमने एआई से सीवी जनरेट करना शुरू कर दिए सबके। ठीक है, जिनके सिर्फ सीवी डले हुए हैं और प्रोफाइल कंप्लीट नहीं है, उनकी प्रोफाइल से, उन सीवी से उनकी प्रोफाइल बनाना शुरू कर दी। पहला बेसिक काम हमने ये किया, ताकि जब प्रोफाइल किसी के जाए एम्प्लॉयर के पास, तो एक प्रॉपर तरीके से दिखे। ठीक है, तो एक पहला टारगेट हमने एआई से ये किया। इसके बाद
भाई जॉब मिलती नहीं है, लोग अप्लाई करते रहते हैं, इधर अप्लाई कर रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म पे अप्लाई कर रहे हैं, हजारों प्लेटफॉर्म में, किसी का नाम नहीं लूंगा, ठीक है, हजारों प्लेटफॉर्म में लोग अप्लाई करते रह जाते हैं, जॉब नहीं मिलती। तो हमने दिमाग लगाया, चैट जीपीटी की हेल्प ली कि इसको कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। फिर हमारे दिमाग में आया ऑटो अप्लाई। चैट जीपीटी ने हमें सजेस्ट किया ऑटो अप्लाई का। फिर हमने इंटीग्रेट किया ऑटो अप्लाई को। ऑटो अप्लाई कैसे वर्क करता है? कोई भी जॉब सीक करे, उसने रजिस्टर किया, सीवी अपलोड किया, रजिस्टर हुआ, उससे 4 चीजें पूछेगा। मोस्टली इन्फॉर्मेशन तो प्रोफाइल से आ गई, सीवी से आ गई। उससे पूछेगा कि आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशंस क्या है, आपकी लोकेशन प्रेफरेंस क्या है, और कितने टाइम में आप जॉब स्विच करना चाह रहे हैं, नोटिस पीरियड क्या है। ये इतना पूछेगा और खुद से ही उसका बायो जनरेट करेगा, उसके लिए ईमेल जनरेट करेगा, और सिस्टम जॉब फाइंड आउट करेगा और अप्लाई खुद से कर देगा। और यूजर से पूछ लेगा कि कब तक के लिए इसको एक्टिव करना है, कि 1 महीने के लिए एक्टिव करना है, 2 महीने के लिए एक्टिव करना है। पर इंसान को खुद से जा जाके ढूंढ के मेहनत ना करनी पड़े, एआई आपके लिए काम कर रहा है, ठीक है। ये ऑटो अप्लाई हमने इंप्लीमेंट कर दिया। अप्लाई इंप्लीमेंट किया तो साथ में फिर एम्प्लॉयर्स के दिमाग में भी आए कि यार हम भी जॉब पोस्ट करते हैं। जब हमारे पास डेटाबेस नहीं होता तो हम भी जब कहीं जगह जॉब पोस्ट करते हैं, डेटा रैंडम आता है, उठ के कोई भी अप्लाई करता है इंडिया में। जेडी मोस्टली लोग नहीं पढ़ते अभी भी। तो फिर दिमाग में आया हमें कि ऑटो अप्लाई तो इंप्लीमेंट कर दिया है, अब ऑटो हायर भी इंप्लीमेंट करते हैं। तो हमने ऑटो हायर बना लिया कि क्लाइंट्स के लिए टेम्पलेट बना दिए। जो पोस्टिंग करनी है टेम्पलेट पे क्लिक करेगा, उसका खुद से जेडी जनरेट हो जाएगा, जॉब पोस्ट हो जाएगी, ठीक है। जेडी के बिहाफ पे हमने क्या किया, उसकी प्रोफाइल से 20 प्रोफाइल, ये हमें आइडिया किसी प्लेटफॉर्म से मिला कि इंस्टेंट में इसकी एआई से मैच करके इसको 20 एप्लीकेशन दे देते, वेट क्यों करना है। सबके दिमाग में ये होता भाई मैंने जो पोस्ट तो कर दी, एप्लीकेशन आएंगी, आ जाएंगी, कल आएंगी, वेट करना ही क्यों है। जब जॉब सीकर है हमारे पास, तो हमने उठा के उसको 20 इंस्टेंट एप्लीकेशन दे दी, इनमें से हायर कर लें। नहीं होता तो एप्लीकेशन जो आ रही है वो आपके एड ऑन है, इसके बावजूद भी नहीं होता तो एक रिक्वेस्ट डालो, 20 और मैचिंग एप्लीकेशन आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। और बैकएंड में हमारी टीम भी होती है। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ टेक्स्ट ही दे रहे हैं, हम एआई ह्यूमन का टच दे रहे हैं प्रॉपरली। तो ये पूरा सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल है ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल है। कि भैया एंड यूजर भी आएगा वो भी सब्सक्रिप्शन देगा, और जो रिक्रूटर आएगा वो भी वो सब्सक्रिप्शन भी सब्सक्रिप्शन देगा। क्या चार्जेस होते हैं लगभग, जैसे Naukri.com से अगर कंपेयर करेंगे तो? नौकरी से कंपेरेटिव करेंगे तो हमारे चार्जेस थोड़े हाई, मेरे सब्सक्रिप्शन हाई है और लोग लेते हैं। क्यों? सबसे बड़ा होता है ट्रस्ट। अगर किसी प्लेटफॉर्म पे ट्रस्ट है ना, मुझे लगता है इस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा सब्सक्रिप्शन चार्ज जो है वो हमारे ही है। हमारा बेसिक जो बिल्कुल फ्रेशर के लिए है वो 2999 का है, अच्छा, ठीक है। और जो जॉब सीकर के लिए हाईएस्ट मेरा है वो है 30,000 का साल का? साल का, 1 साल का? 1 साल। सो लिंक्डइन भी है, Naukri.com भी है, फिर आपका प्लेटफॉर्म भी है, तो डिफरेंस क्या है और क्यों प्लेटफॉर्म आपका प्रेफर क्यों कर रहे हैं लोग प्लेटफॉर्म? पहला प्रेफरेंस तो ये है कि लिंक्डइन आपको कोई एश्योरेंस नहीं देता जॉब की, नौकरी कोई एश्योरेंस नहीं देता। हम अगर सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो एश्योरेंस देते हैं कि मिलेगी मिलेगी जॉब। मिलेगी, और नहीं मिलेगी तो आप अपने सब्सक्रिप्शन को एक्सटेंड कर सकते हो। अगर बाई चांस आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया, नौकरी पे लिया या किसी और प्लेटफॉर्म पे लिया, तो 1 साल में वो आपका खत्म हो जाता, जो भी उसका टाइम पीरियड होता है। लेकिन हमारे में क्या है, हम पूरी हिस्ट्री ट्रैक करते हैं, यूजर ने कितनी जॉब्स पे अप्लाई किया, कितनी बार प्रोफाइल को अपडेट किया, हम हर एक हिस्ट्री ट्रैक करते हैं, ठीक है। तो क्या है, अगर उसने यूज नहीं किया और उसको कोई जॉब मिली नहीं हमारे एंड से, हम क्या कहते हैं भाई, चाहे क्लाइंट है चाहे जॉब सीकर है, अगर हमें पैसा दिया है ना तो उसका आउटपुट मिलना चाहिए आपको। ये नहीं कि पैसा दिया और कंपनी अपना रेवेन्यू बना के बैठी है, ठीक है। तो अगर सब्सक्रिप्शन लिया है और उस साल यूज नहीं हुआ तो हम आपको एक्सटेंड करके दे देंगे। चलो ये तो बहुत बढ़िया बात है। हाँ, जब तक आपको जॉब नहीं मिल जाती हम आपको एक्सटेंड करते रहेंगे। क्या लगता है सबसे ज्यादा जॉब कौन सी है मार्केट में अभी? जैसे आपके प्लेटफॉर्म में कितने लोग हैं अभी? 1.8 मिलियन। 1.8 मिलियन लोग हैं आपके प्लेटफॉर्म हाँ पे जी। लोग। तो कौन सी जॉब सबसे ज्यादा है मार्केट में अभी? मार्केट में जॉब्स तो देखो सारी इंडस्ट्री में, कोई एक इंडस्ट्री होगी जो सबसे टॉप पे होगी?
वैसे तो ऑलमोस्ट हमेशा आईटी ही टॉप पे रहती है, बीएफएसआई हमेशा टॉप पे रहती है, ठीक है। और ई कॉमर्स जो है, ई कॉमर्स भी बूम पे रहता है, ठीक है। और अभी जैसे ये आ गया है क्विक कॉमर्स। क्विक कॉमर्स में जॉब बहुत होती है, टाइम टू टाइम आती रहती है, जैसे स्विगी आ गया, जोमेटो आ गया, अभी जेप्टो भी आ गया, रैपिडो आ गया। तो ये गिग वर्कर्स बोलते हैं। गिग वर्कर्स की हमेशा रिक्वायरमेंट रहती है। देखो मैं आपको सच बताऊं, इंडिया में जॉब्स की कमी नहीं है, करने वालों की कमी है और सही गाइडेंस की कमी है, स्किल्स की कमी है लोगों में, ठीक है। अब एआई का एग्जांपल ले लो, सबके दिमाग में ये एआई जॉब खा जाएगा, एआई जॉब खा जाएगा, एआई जॉब खा जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, एआई जॉब नहीं खाएगा, एआई आपके काम को इजी कर रहा है। लोग क्या कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं सबको, ठीक है। जितने इन्फ्लुएंसर हैं लिंक्डइन पे भरे पड़े इन्फ्लुएंसर कि भाई एआई ये कर देगा, एआई वो कर देगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। एआई आपके एक सेकंड हैंड बन रहा आपके लिए, आपको एक सपोर्ट सिस्टम है, ठीक है। वो आपकी जॉब्स को इजी बनाएगा, बट देखो जॉब उनकी खाएगा जो अपडेट नहीं करना चाहते खुद को। अगर आप खुद को अपडेट ही नहीं करोगे तो फिर तो आपको जाना है। टैलेंट तो मतलब किन लोगों को जॉब देता है, जो मतलब गिग इकोनॉमी को ज़्यादा देता है, स्किल लोगों को ज़्यादा देता है, या बहुत टैलेंटेड लोग हैं उनको ज़्यादा देता है, जो मतलब सीईओज है जिनको 50 करोड़ की सैलरी, 100 करोड़ की सैलरी वालों को देता है, या फिर 10-20 लाख वाले सैलरी को देता है, या 10-20 हज़ार वाले लोगों की सैलरी वालों को देता है? एवरेज जो जॉब सीकर है मोस्टली 5 लाख से शुरू होके और 1 करोड़ तक के बजट में जाता है, जाते हैं। हाईएस्ट सैलरी किस मतलब कितनी है आपके प्लेटफॉर्म जिसकी लगी हो? हमारे प्लेटफॉर्म से तो 90 लाख 1 करोड़ तक लगी है, ठीक है। बाकी मार्केट में बड़े पैकेज वाले भी लोग हैं, 13-13 करोड़ के पैकेज भी हैं इंडस्ट्री में। नहीं, बट 1 करोड़ का पैकेज वाले भी लोगों ने को नौकरी लगी तो। हाँ, लगती है। अच्छा, स्टार्टअप ज़्यादा हायर करते हैं, एमएनसी ज़्यादा हायर करती है? दोनों ही हायरिंग करती हैं। फायरिंग? फायरिंग तो देखो ऑब्वियसली स्टार्टअप भी करते हैं। अगर स्टार्टअप में फंड की दिक्कत आती है, स्टार्टअप के साथ तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि फंड का इशू आता है। स्टार्टअप क्या करते हैं, पैसा उठा लिया, फंडिंग ले ली, ठीक है। अब बहुत सारे स्टार्टअप्स का आइडिया अगर एग्जांपल मैं दूं, तो फंडिंग उठाते हैं और पैसा कस्टमर एक्विजिशन पे ना लगा के पैसा लगाते हैं सेलिब्रिटीज के ऊपर, ठीक है, और मार्केटिंग के ऊपर, ठीक। फिजिक्स वाला क्यों सक्सेस हुआ? फिजिक्स वाला ने आज तक कोई सेलिब्रिटी हायर नहीं की, अलग पांडे ही सेलिब्रिटी है उनकी, और या उनके बच्चे उनकी सेलिब्रिटी है, ठीक है। बाइजू क्यों डूबा? अनअकैडमी की हालत ये क्यों हुई? और जितने भी स्टार्टअप हैं, बहुत सारे स्टार्टअप हैं इंडस्ट्री में, फंडिंग लिया है, कस्टमर एक्विजिशन पे पैसा ना लगा के, कस्टमर सर्विस पे पैसा ना लगा के, पैसा किस पर लगाते हैं? बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को उठा लाते हैं। करेक्ट। तो आने वाले टाइम पे मतलब कौन सी 3 कोर स्किल्स है जो लोगों को सीखनी चाहिए आपके हिसाब से? देखो सबसे बेसिक तो है कम्युनिकेशन, कि आपकी कम्युनिकेशन प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर एआई पे अगर आप अपना हैंड ऑन बढ़ा सके, टेक्निकल स्किल, खासकर टेक्निकल, फ्यूचर में तो देखो टेक्निकल स्किल्स ही काम आएंगी, जितनी हो सके आप टेक्निकल स्किल्स पे काम कर सकें। और उसके बाद मशीन लर्निंग है, एआई है, एमएल है, मशीन लर्निंग है, तो ये तो एक आने वाले फ्यूचर में टाइम में बूम है। दूसरी बात एजुकेशन, टीचिंग एक ऐसी स्किल है जो कभी खत्म नहीं होने वाली। तो मैं तो सबको ये सजेस्ट करता हूँ, लोग टीचिंग जॉब को उतना वैल्यू नहीं देते हैं, बट टीचर एक ऐसी स्किल है जो सारी स्किल्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो बाकी में जो अप डाउन आ सकते हैं, एजुकेशन इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें कभी भी डाउनफॉल नहीं आता। हेल्थ केयर है, हेल्थ केयर में कभी डाउनफॉल नहीं आता। सैलरी वाली कम ज़्यादा हो सकती है बट डाउनफॉल नहीं नहीं, दोनों इंडस्ट्री में सैलरियाँ ज्यादा है। लोगों की एक गलत फहमी में आपको दूर कर दूं, आपको क्या लगता है टीचर की सैलरियाँ क्या होती हैं? नहीं, जो कॉलेजेस में उनकी ज़्यादा है, कॉलेज, नहीं नहीं नहीं, स्कूल वालों की कम है। ऐसा नहीं है, गलत फहमी है। बहुत लोगों को बहुत गलत फहमी है। कुछ स्कूल हैं जो बहुत लोवेस्ट सैलरी देते हैं, कुछ स्कूल है जो बहुत हाई सैलरी देते हैं। प्रिंसिपल्स करोड़ के पैकेज में दिखा दूंगा आपको, हमारे प्लेटफॉर्म पे है। हमारे पास कई बार तो ऐसे ऐसे प्रिंसिपल आते हैं, हम सोचते हैं इनको जॉब कहाँ दिलवाएंगे। 2-2 करोड़ के पैकेज है प्रिंसिपल्स के। टीचर्स के अच्छे खासे पैकेज है, कॉम्पिटिशन में तो पैकेज की भरमार है। आप बिलीव नहीं करेंगे, आशीष अरोड़ा सर है, उनका 17 करोड़ का पैकेज है 1 साल का। तो टीचिंग में सैलरियां बहुत हैं, आईटी में भी सैलरियां बहुत है। अभी थोड़ा डाउनफॉल है, बट ये हमेशा नहीं रहने वाला। हेल्थ केयर में डॉक्टर्स की सैलरियां बहुत है। इवन अगर नर्सेज की भी बात करें
तो अगर इंडिया से हम बाहर निकलते हैं तो स्टाफ नर्सेज की सैलरी बहुत ज्यादा है। करेक्ट। तो सैलरीज की कमी नहीं है, कमी है स्किल्स की, कमी है। फिर भी अगर मान लो कि कोई शॉप मतलब कोई अच्छा पैसा कमा रहा है, जैसे मान लो आप तो टीचर थे तो आपको तो पैसा ही नहीं दे रहे थे टाइम पे, ये चैलेंज थे उस टाइम तक, तो आज भी होंगे ये। अभी भी है, लेकिन हमने इनको टेक ओवर किया कि उनको कभी अपने प्लेटफॉर्म पे आने नहीं दिया। कि ऐसा कोई भी हमें बिना फीडबैक के, हमारे यहाँ कोई ऐसा नहीं है जैसे नौकरी पे या इंडीड पे या लिंक्डइन पे कोई भी जाके जॉब पोस्ट कर सकता है, हमारे सिस्टम पे ऐसा नहीं है। पहले इंस्टीट्यूट या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो आएगी, रजिस्टर होगी, हम जॉब पोस्ट करने ही नहीं देते, हम वेरीफाई करते हैं पहले ऑर्गेनाइजेशन को। वेरीफाई कैसे करते हैं, कोई ना कोई, मोस्टली उनका कोई ना कोई एम्प्लॉय हमारे यहाँ रजिस्टर होता है, हमारे यहाँ से कॉल जाती है बकायदा कि आप जॉब चेंज कर रहे हैं। डायरेक्टली नहीं पूछते, हम इनडायरेक्टली पूछते हैं, आप जॉब चेंज के लिए देख रहे हैं कि नहीं देख रहे। जो भी उसका अपडेट आता है हम पूछते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, सैलरी टाइम पे आती हैं, वर्क कल्चर कैसा है, वो सारी चीजें हम लोग पूछते हैं। उसके बाद हम लोग अलाउ करते हैं जॉब पोस्टिंग के लिए। बहुत बढ़िया संदीप जी, कुछ आखिरी सवाल इस पॉडकास्ट के कि टैलेंटो के 4-5 फीचर्स सॉलिड वाले कौन कौन से हैं? अभी तो जैसे मैंने बताया, एक तो ऑटो अप्लाई हमारा है, ऑटो हायर है, ठीक है। इसके अलावा अब हम लोग एक मार्केट में डिमांड थी कि इंडिया का खुद का नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म क्यों नहीं बन सकता। हम लोग इंडिया के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेके आ रहे हैं जो, मैं नाम नहीं लूंगा, उनके साथ compete करेगा। इंडिया का खुद का नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म होगा जिसपे हम लोग लोगों को कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। और इसमें हम मोनेटाइजेशन का भी ऑप्शन दे रहे हैं। जैसे यूट्यूब पे आप चैनल बनाते हैं, इंस्टाग्राम पे चैनल बनाते हैं, हमारे प्लेटफॉर्म पे भी आप आइए और चैनल बनाइए, प्रोफाइल बनाइए। उसके बाद आप वहाँ पे रील्स अपलोड कर सकते हैं, आप नॉलेज शेयर कर सकते हैं, मेंटरशिप दे सकते हैं, और उसके बेस पे हम मोनेटाइज कर सकते हैं अपने चैनल को। बहुत बढ़िया है। तो कब तक आ जाएगा सर? दिवाली पे मतलब बम फोड़ने की प्लानिंग है। बम क्यों फोड़ रहे हो आप क्योंकि दिवाली पे हम बम फोड़ते हैं लोगों ना, को हेल्प करो ना। दिवाली पे बम फोड़ते हैं, तो हम दिवाली पे बम फोड़ेंगे। चलो बहुत बढ़िया सर। अच्छा, अभी क्या मिशन विजन है टैलेंटो का, क्या मिशन विजन है? टैलेंटो का मिशन विजन ये है कि इंडिया में मोस्टली बाहर के जितने भी बड़े प्लेयर हैं वो बाहर के हैं या बाहर के देशों से फंडेड है। हमारे पास कोई फंडिंग नहीं है, हमने कोई फंडिंग नहीं ली आज तक, 1 रुपए की फंडिंग नहीं है, और 1 रुपए का लोन नहीं हमारी कंपनी के ऊपर, ठीक है। कंपनी खुद से पैसा जनरेट करती, उसी पैसे से हम लोग उसी पैसे को इन्वेस्ट करते हैं कंपनी के अंदर। मेरे पास कोई घर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, जो पैसा हम लोग कमाते हैं सारा कंपनी के अंदर लगाते हैं। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएंगे जो इंडिया का प्लेटफॉर्म है, इंडिया के लिए काम करता है और इंडिया के लोगों के लिए काम करेगा। और वो उसके लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत नहीं है, हम एक ही कॉमन प्लेटफॉर्म बनाएंगे जो आपको सब जगह से जॉब सर्च करके देगा। और आपको सिर्फ जॉब नहीं, हम आपके पूरा करियर प्लान करेंगे, आपके किस स्किल्स में, स्किल सेट से लेके आपकी पूरे करियर की हम लोग एक प्लानिंग करेंगे उस एआई की हेल्प से और ह्यूमन की हेल्प से। मेंटरशिप देंगे, मेंटर्स भी ऐड होंगे प्लेटफॉर्म के अंदर। और इस बेस पे हम लोग बच्चे से लेके, जैसे मुझे खुद नहीं पता था कि लाइफ में करना है क्या है, ठीक है, वो तो जर्नी है यहाँ तक ले आई। तो हम लोग शुरू से ही लोगों को बताएंगे कि आपकी स्किल्स के बेस पे, जैसे लोगों के जो माइंड में है ना कि इस सेक्टर में ये नहीं है, उस सेक्टर में ये नहीं है, यहाँ पे पैसा नहीं है, वहां पे पैसा है। पैसा सब जगह है, बस आप उस काम को सही तरीके से कर लें। अच्छा संदीप जी, ये बताओ कि अभी ले ऑफ पे ऑलरेडी अपन बात कर रहे थे, टीसीएस ने भी 12,000 एम्प्लॉय फायर किए हैं, तो जॉब सीकर ज्यादा हैं कि जॉब देने वाले ज्यादा हैं अभी? जॉब सीकर तो ऑब्वियसली ज़्यादा हैं, जॉब देने वाले इंडिया को रिक्वायरमेंट है कि ज़्यादा से ज़्यादा जॉब जनरेट हो सके। एडटेक अच्छा कर रही थी, बाकी कंपनीज भी अच्छा कर रही हैं। कंपनी ले ऑफ कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनका कोई ये पर्टिकुलर ऐसा रीजन है कि ये एआई से, टूल से पैसे बचा रही हैं। ये इसलिए निकाले जा रहे हैं क्योंकि स्किल्स की कमी है लोगों में। अभी भी जब हम कॉलेज में जाते हैं, यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, हम डिग्री लेके आते हैं, लेकिन स्किल्स नहीं लेके आते हैं। वो जितने भी ले ऑफ हुए हैं ना, मोस्टली वो इसलिए हुए हैं ज्यादातर कि स्किल्स की कमी है। तो जॉब सीकर्स को ये समझना पड़ेगा कि स्किल्स पे काम करें तो ले ऑफ के चांसेस काफी हद तक कम हो जाएंगे। कौन कौन सी स्किल सीखनी चाहिए वो आपने बताई दी ऑलरेडी। मैंने बताई थी आपको। अच्छा, जेनजी को क्या करना चाहिए अभी मतलब नौकरी पाने के लिए? जेनजीज को सबसे पहले सीरियस होना चाहिए। जेनजीज को बर्बाद कर दिया इन्फ्लुएंसर्स ने, ठीक है।
एक तो ये वर्क कल्चर का झुंझुना पकड़ा दिया सबने, वर्क लाइफ बैलेंस। आप भी, मैं भी, हम लोग लाइफ में स्ट्रगल करके आए, ये जनरेशन स्ट्रगल करके नहीं आई है, ठीक है। स्कूल्स में कभी डंडा छीन लिया टीचर्स का, पेरेंट्स ने मतलब बिल्कुल पैम्पर किया इनको, तो ये जनरेशन को बर्बाद कर रहे हैं, एक पूरी जनरेशन को हम लोग बर्बाद कर रहे हैं। तो बेटर ये है कि इस जनरेशन को स्ट्रगल करना सिखाया जाए। ऐसे ऐसे जनरेशन मेरे ऑफिस में भी हैं जेनजीज, अगर उनकी सीट चेंज कर दी जाए तो रोने लग जाते हैं। आप देखो ये लाइफ में करेंगे क्या। आपने देखा अक्सर बच्चे सुसाइड कर लेते पर नेपाल में तो सत्ता परिवर्तन कर दिया ना हैं। सत्ता परिवर्तन कर दिया, बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने एक मुद्दा उठाया भ्रष्टाचार के अगेंस्ट, ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या कर रहे हैं, उसके बाद तो देश को जला रहे हैं। उन्होंने संसद को जला दिया, उन्होंने एक्स जो प्राइम मिनिस्टर थे उनकी वाइफ को जिंदा जला दिया, ठीक है। पागलपंती है भाई, इनके अंदर इतनी समझ नहीं है कि देश तो अपना ही है, आप अपने देश को जला रहे हो। इससे बेटर ये होता कि ठीक है, इन्होंने आवाज उठाई, सब कुछ किया, आपने पूरा संसद जला दी, तो इसका मतलब ये है कि आपने पूरे देश को जला दिया, कुछ बचा ही नहीं, ठीक है। सारे डॉक्यूमेंट सब कुछ जल गया। तो जैन जी बहुत अच्छी बात है, इन्होंने सत्ता परिवर्तन किया, हो सकता है हमारे देश में भी ये लोग कुछ कर दें, बट इससे बेटर ये होता कि ये लोग अपनी लाइफ को लेके, अपने कैरियर को लेके सीरियस होते। और इसका एक ही सॉल्यूशन है कि टीचर्स को वापस से डंडा पकड़ाया जाए, इन लोगों को स्ट्रिक्ट बनाया जाए, इन लोगों को स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। अब जॉब्स में भी आप देखते हैं एम्प्लॉइज सुसाइड कर रहे हैं, ठीक है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, कोई बात नहीं करता। बट हो सकता है ना शायद उनके घर का भी कुछ प्रेशर हो, मेंटल प्रेशर लाइफ में आएंगे, हर किसी की पर्सनल लाइफ में भी आते हैं। डिवोर्स रेट आप देख लो, आज की डेट में डिवोर्स रेट किस लेवल पे हाई है, क्योंकि लोगों के अंदर सहनशीलता, सहन शक्ति बची ही नहीं है। उन्होंने स्ट्रगल देखा ही नहीं लाइफ में। अगर मैं आपको बताऊं, मेरी लाइफ में का एग्जांपल उठा के अगर मैं देखूं, ठीक है, इतनी लाइफ में अप डाउन्स आए हैं, मैं कब का सुसाइड कर लेता। अगर मेरे पेरेंट उतने स्ट्रिक्ट नहीं होते जितने मेरे फादर थे, अगर मैं थोड़ी सी मिस्टेक करता था, कान के नीचे एक आता था, झंडाटे था, ठीक है। तो इस जनरेशन को भी अगर स्ट्रॉन्ग नहीं बनाया गया तो हमारी जनरेशन, एक पूरी जनरेशन बर्बाद हो जाएगी। हम क्या देश की रक्षा करेंगे, हम देश को जलाएंगे। पहले वाली जनरेशन देश के लिए काम करती थी, सेना में जाती थी, अब बता दो कितने लोग जाते हैं। इस जनरेशन से क्या उम्मीद कर सकते हैं आप। तो लोग कुछ तो उम्मीद करेंगे ही सही। ये टेक्निकल बहुत अच्छे हो सकते हैं, स्मार्ट हो सकते हैं, बहुत अच्छे स्मार्ट पीपल हैं, इसमें कोई डाउट नहीं कि बहुत स्मार्ट है, लेकिन इनको स्टिक्ट और स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर हमें इनसे कुछ अच्छा करवाना है। मेरा मानना तो ऐसा है कि जेनजी ज्यादा वर्क कर रहे हैं, जैसे मेरे यहाँ पे काम करने वाले जेनजी सारे 18-19 साल के। मेरे अभी 80% एम्प्लॉय जेन जी हैं, स्मार्ट बहुत है, बहुत स्मार्ट पीपल है, इनसे स्मार्टली वर्क करवा सकते हैं। लेकिन अगर इनको ये इन्फ्लुएंस ना किया जाए, इनको सही गाइडेंस दी जाए ना, तो ये हमारी जनरेशन से भी बेटर कर सकते हैं। बेटर है कि हम इनको मिसगाइड ना करें। इनको जो ये वर्क लाइफ बैलेंस का झुंझुना पकड़ा रखा है ना हमने, कि 7 बजे नहीं, ठीक है, और आप अपने बैग उठा के खड़े हो गए, आपको 15 मिनट लेट कर दिया तो आप रोने लग जाते हैं। पर यही हो रहा है ना। बहुत बढ़िया संदीप जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू एंड सो आई मच। विश यू ऑल द बेस्ट। जैसा आपका टैलेंट तो चल रहा है और आगे बढ़ता रहे, बिल्कुल जी, और एक बार और फिर पॉडकास्ट में आए। आएंगे बहुत बड़ी अगली कंपनी बार हो जाए, कुछ बड़ा कर, 500 जब ये हम लोग लॉन्च कर देंगे, जो मैंने बताया दिवाली पे बम बम फोड़ फोड़ेंगे, देंगे। बम फोड़ेंगे, उसके बाद फिर आएंगे। थैंक यू आप सो मच बुलाएंगे सर। तो आएंगे, बिल्कुल सर। लेकिन आपने हमें बहुत लेट बुलाया, बाकी सबको आपने पहले बुला लिया। नहीं नहीं सर, माफ़ी है उसके लिए अगर थोड़ा सा कुछ डिले हो गया हमारी तरफ से। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू सो मच सर।